हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो कि लोक प्रशासन एम लक्ष्मीकांत की बुक में से पहला चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर लोक प्रशासन का परिचय। तो इसमें से पार्ट हम 5 करेंगे, 5वां पार्ट करेंगे आज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। भारत में लोक प्रशासन का अध्ययन, स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। भारत में लोक प्रशासन के अध्यापन और अध्ययन के उदय और विकास के संबंध में निम्न बिंदुओं को देखा जा सकता है। कौन कौन सी बिंदु हैं? 1930 के दशक में लखनऊ विश्वविद्यालय एमए राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में लोक प्रशासन का एक अनिवार्य प्रश्न पत्र जोड़ने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बना है। कौन सा विश्वविद्यालय बना है लोक प्रशासन को जोड़ने वाला सबसे पहला? तो लखनऊ विश्वविद्यालय एमए, जो एमए होती थी उसमें राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ लोक प्रशासन को भी जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो 1930 में लखनऊ विश्वविद्यालय में। सेकंड है 1937 में मद्रास विश्व लोक प्रशासन पर एक डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय बना। मद्रास क्या बना? इसने एक लोक प्रशासन का क्या कर दिया, एक डिप्लोमा ही कर दिया। जैसे राजनीतिक विज्ञान का डिप्लोमा था, वैसे ही लोक प्रशासन का भी एक डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू हो गया। इसलिए ये क्या बना, पहला विश्वविद्यालय बना। 1937 में पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना? मद्रास विश्वविद्यालय। 1949 में नागपुर विश्वविद्यालय लोक प्रशासन व स्वशासन पर एक अलग संपूर्ण विभाग स्थापित करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बना। इसके साथ ही भारत में पहली बार भारत में पूर्ण एकेडमिक वैधता दी गई। इस विभाग के अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर MP शर्मा थे, जो भारत में लोक प्रशासन के पहले प्रोफेसर के रूप में जाने जाते हैं। तो पहले भारत में लोक प्रशासन की बात की जाएगी, अगर वहाँ पे पहले प्रोफेसर की बात की जाएगी तो किसका नाम आएगा? MP शर्मा। इसे आप लोक प्रशासन के थ्रू भी मान सकते हैं, याद कर सकते हैं। MP, M में हम करते हैं M और P पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तो MP के थ्रू आप याद कर सकते हैं, या MP याद कर सकते हैं मध्य प्रदेश के थ्रू। तो ये ऐसे याद कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है 1954 में भारत में लोक प्रशासन पर पॉल H. एपलबी रिपोर्ट 1953 के सुझाव पर नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA की स्थापना की गई। यह भारत में प्रशासकीय शोध कार्यों का केंद्र है और इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन IJPA के जरिए ज्ञान फैलाता है। फिफ्थ पॉइंट है 1987 में UPSC द्वारा कराई जाने वाली लोक सेवा परीक्षाओं में लोक नीति को पूर्णतः स्वतंत्र विषय के रूप में लाया गया। इससे इस विषय को जबरदस्त संवेग मिला। सिक्स्थ पॉइंट है आज करीब 50 विश्वविद्यालयों, सैकड़ों कॉलेजों और तमाम प्रशिक्षण संस्थान भारत में लोक प्रशासन के अध्यापन और शोध में लगे हुए हैं। अब हम करेंगे तुलनात्मक लोक प्रशासन, जिसमें से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर तुलनात्मक लोक प्रशासन की बात की जाए, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, तो वहाँ पे फ्रेडरिक्स जरूर आते हैं। फ्रेडरिक्स का नाम जरूर आता है। किस में आता है? तुलनात्मक लोक प्रशासन में, क्योंकि फ्रेडरिक्स ने ही सबसे पहले तुलना की थी। आइए मीनिंग जान लेते हैं। मीनिंग है लोक प्रशासन के युद्धोत्तर उद्भव का प्रथम मुख्य विकास तुलनात्मक लोक प्रशासन है। कि अगर लोक प्रशासन का प्रथम उद्भव विकास के रूप में की जाए तो क्या है? वो तुलनात्मक लोक प्रशासन से है। इसका लक्ष्य
लोक प्रशासन में विचारधारा को मजबूत बनाते हुए एक अधिक वैज्ञानिक लोक प्रशासन का विकास करना है। लिंटन कॉर्डवेल के शब्दों में, इसका उद्देश्य प्रशासनिक व्यवहार के संबंध में एक सार्वभौमिक रूप से वैध ज्ञान के उद्भव को तेज करना। अगर संक्षेप में बात की जाए तो क्या होगा कि लोक प्रशासन के एक वास्तविक और व्यापक अनुशासन में योगदान करना। तुलनात्मक लोक प्रशासन संस्कृति पारीय और राष्ट्रीय पारीय लोक प्रशासन की हिमायत करता है। संस्कृति के द्वारा भी और राष्ट्र के द्वारा भी किसकी हिमायत करता है? लोक प्रशासन की। इसके दो प्रेरक सरोकार हैं। फर्स्ट है विचारधारा निर्माण और दूसरा है विकासशील देशों की प्रशासनिक समस्याएं। फेरल हैडी 1960 के दशक को तुलनात्मक प्रशासन आंदोलन का सर्वयुग कहते हैं। फेरल हैडी किसे मानते हैं कि तुलनात्मक प्रशासन कब अस्तित्व में आया? तो 1960 के दशक को ये तुलनात्मक लोक प्रशासन का संयोग मानते हैं कि उस समय ये अच्छा हुआ था, इसकी तुलनात्मक प्रशासन अच्छी हुई थी। जैसे कि निकोलस हेनरी ने सही ही टिप्पणी की है, तुलनात्मक लोक प्रशासन पारंपरिक या अमेरिकी लोक प्रशासन से दो पहलुओं में भिन्न है। लोक प्रशासन संस्कृति सीमित जाति केंद्रक है, जबकि तुलनात्मक लोक प्रशासन अपनी दिशा में जोर से संस्कृति पारीय है। लोक प्रशासन प्रयोगकर्ता निर्देशित होता है और वास्तविक दुनिया को समेटता है, जबकि तुलनात्मक लोक प्रशासन विचारधारा का निर्माण का प्रयास करता है और ज्ञान के खातिर ज्ञान की खोज करता है। संक्षेप में तुलनात्मक लोक प्रशासन का जोर पूरी तरह एकेडमिक है, ना कि पेशेवर है। तुलनात्मक लोक प्रशासन को 1962 में फोर्ड फाउंडेशन की वित्तीय सहायता के साथ वास्तविक कार्यतंत्र प्राप्त हुआ और CAG ने 3 उद्देश्यों के साथ एक कार्यक्रम विकसित किया। तुलनात्मक लोक प्रशासन में शोध कार्य को बढ़ावा देना। सेकंड पॉइंट है तुलनात्मक लोक प्रशासन में शिक्षण को प्रोत्साहित करना। थर्ड पॉइंट है विकास प्रशासन के क्षेत्र में अधिक प्रभावी लोक नीति निर्माण में योगदान करना। परिभाषा डेफिनेशन, नेम कॉर्ड राफेली कहते हैं तुलनात्मक लोक प्रशासन एक तुलनात्मक आधार पर किया जाने वाला लोक प्रशासन का एक अध्ययन है। उन्होंने संकेत दिया कि तुलनात्मक लोक प्रशासन के उद्भव 1952 में संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रशासन विषय पर आयोजित एक सम्मेलन में हुआ था। राफली ने कहा कि तुलनात्मक लोक प्रशासन एकेडमिक निर्देश एवं अनुसंधान के समुदाय में शामिल होने वाला एक आगंतुक है। रॉबर्ट एच जैक्सन कहते हैं तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन का वह पहलू है जो संरचनाओं को गठित पार सांस्कृतिक तुलनाओं के निर्माण तथा सार्वजनिक मामलों को प्रशासित करने की गतिविधि में निहित प्रक्रियाओं से संबंध रखता है। ये तो तुलना भी करता है और सार्वजनिक मामलों की प्रशासनिक गतिविधि की प्रक्रिया से भी संबंध रखता है। थर्ड पॉइंट है तुलनात्मक प्रशासन समूह CAG की फुल फॉर्म क्या है? तुलनात्मक प्रशासन समूह। कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप। तुलनात्मक लोक प्रशासन विविध संस्कृति एवं राष्ट्रीय व्यवस्थाओं पर अनुप्रयुक्त किया जाने वाला प्रशासन का एक सिद्धांत है। इसका संबंध वास्तविक आंकड़ों के एक निकाय से होता है, जिसके द्वारा इसे जांचा परखा जा सकता है। जोंग एस जुन कहते हैं तुलनात्मक लोक प्रशासन प्रमुखतः पार सांस्कृतिक एवं पार राष्ट्रीय
अभिमुखीकरण को दर्शाता है। कैग का गठन कैसे हुआ था? कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप का। कैग की फुल फॉर्म क्या है? कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप। तुलनात्मक लोक प्रशासन की वृद्धि में सबसे पहले महत्वपूर्ण अकेला योगदान 1960 में दी अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ASPA 1939 में स्थापित की एक कमेटी के रूप में स्थापित कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप CAG तुलनात्मक प्रशासन समूह का रहा। CAG से जुड़े प्रतिष्ठित विद्वान फ्रेडरिक्स, एल्फ्रेड डायमंड, फेरल डीडी, डवाइट वाल्डो, वायला शेयर, मार्टिन लेडाउ, विलियम सॉफिन, जॉन मॉन्टगोमरी, रॉल्फ बाउंटी, ट्रम गॉस व अन्य थे। फिर भी फ्रेडरिक्स, जैसे पहले मैंने बताया भी कि फिर भी फ्रेडरिक्स लोक प्रशासन के तुलनात्मक उपागम के सबसे बड़े प्रतिपादक हैं। कौन है? फ्रेडरिक्स। उन्हें तुलनात्मक लोक प्रशासन का पिता माना जाता है। तुलनात्मक लोक प्रशासन का पिता किसे माना जाता है? तो फ्रेडरिक्स को माना जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। वह एक दशक 1960 से 70 तक CAG के अध्यक्ष थे। उनके बाद रिचर्ड गैबल ने उनकी जगह ली। CAG के संगठन और बुनियादी जोर के बारे में फ्रेडरिक्स ने टिप्पणी की। CAG के मुख्य रूप से वे विद्वान हैं जिन्होंने ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत तीसरी दुनिया के कई हिस्सों में तकनीकी सहकार अभियानों पर सेवाएं दी, जिसमें अमेरिकी व्यवहार के स्वीकृत प्रशासकीय विचार अलग अलग सांस्कृतिक स्थितियों में बुरी तरह से सीमित होते हैं। परिणामतः ये स्वाभाविक ही था कि CAG के सदस्य इन देशों में प्रशासनिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों को बेहतर समझ के आधार पर इन सिद्धांतों को संशोधित करने की गहरी दिलचस्पी रखें। CAG ने तुलनात्मक लोक प्रशासन की एक से सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया, जो भिन्न सांस्कृतिक और राष्ट्रीय स्थितियों और तथ्यात्मक सूचनाओं के उस समूह पर लागू होती है जिसके द्वारा इसकी जांच और परीक्षण हो सकता है। उद्देश्य क्या है इसका? पर्पस। फेरल हेडी के अनुसार तुलनात्मक लोक प्रशासन एक बौद्धिक उद्गम के रूप में 5 प्रेरक सरोकारों पर ध्यान देता है। तो कौन से 5 पॉइंट हैं? सिद्धांत की खोज, व्यवहारिक प्रयोग की आवश्यकता, तुलनात्मक राजनीति के व्यापकतर क्षेत्र का संयोजित योगदान, प्रशासनिक कानून की परंपरा में प्रशिक्षित शोधकर्ताओं की दिलचस्पी। 5th पॉइंट है लोक प्रशासन की जारी समस्याओं का तुलनात्मक विश्लेषण। फ्रेडरिक्स ने कहा है, क्या कहा है इन्होंने? तुलनात्मक लोक प्रशासन के उद्देश्य में उन अनुभावी और आदर्श सरोकारों का मेल है जो तुलनात्मक प्रशासनिक विश्लेषण के साहित्य में प्रतिबिंब होते हैं। उनके अनुसार तुलनात्मक लोक प्रशासन के 4 निम्नलिखित उद्देश्य हैं। कौन कौन से उद्देश्य हैं? फर्स्ट है एक विशिष्ट व्यवस्था या व्यवस्थाओं के समूह के विशिष्ट चारित्रिक गुणों को समझाना। सेकंड है नौकरशाही के व्यवहार में संस्कृति पारीय और राष्ट्रपारीय अंतरों के लिए उत्तरदायी कारकों का व्याख्या करना। थर्ड पॉइंट है किन्हीं विशिष्ट परिवेशीय स्थितियों में किसी विशिष्ट प्रशासन की सफलता या असफलता के कारण की जांच करना। प्रशासनिक सुधारों की रणनीतियों को समझना। रॉबर्ट टी गोलम्बवस्की के अनुसार तुलनात्मक लोक प्रशासन पर बल देता है। तुलनात्मक क्या करता है? लोक प्रशासन पर बल देता है।
कि फर्स्ट है, संगठनों को विशिष्ट संस्कृति और राजनीतिक स्थितियों में जड़ित संगठनों के रूप में देखना चाहिए कि जो संगठन है उसके विशिष्ट संस्कृति और राजनीतिक स्थितियों से जो उनका जुड़ाव है, जड़ित संगठन है, उसके रूप में देखना चाहिए। सेकंड पॉइंट कहते हैं कि लोक प्रशासन के सिद्धांत गंभीर रूप से अनुप्रयुक्त है, कि उसका सिद्धांत जो है वो बहुत ही गंभीर रूप से उपयुक्त होता है। थर्ड पॉइंट है, प्रशासन का अध्ययन और व्यवहार दोनों ही व्यापक रूप से मूल्य से लदे हुए हैं। जो इसका अध्ययन है और व्यवहार है, दोनों ही बहुत ही बहुमूल्य यानी मूल्यवान है। अगर हम कोई प्रशासनिक कार्य करते हैं तो उसमें बहुत ही हमें व्यवहारिक रूप से होना जरूरी है और उसका अध्ययन भी हमें करना जरूरी है। किसी भी उचित अनुशासन के शुद्ध और व्यवहारिक पहलू होना चाहिए। स्रोत क्या है, सोर्स क्या है इसके? जिन कारकों ने तुलनात्मक लोक प्रशासन के उदय और वृद्धि में योगदान किया, किन किन कारकों ने योगदान किया है? तो पारंपरिक उपागम के साथ असंतोष के कारण तुलनात्मक राजनीति में संशोधनवादी आंदोलन। सेकंड पॉइंट है, पारंपरिक लोक प्रशासन के साथ असंतोष जो संस्कृति सीमित था। थर्ड पॉइंट है, बौद्धिक रूप से निर्देशित उत्प्रेरक अर्थात सार्वभौमिक रूप से प्रशासनिक वैचारिक मॉडलों को विकसित करना। फोर्थ पॉइंट है, दूसरे विश्व युद्ध के समय विकासशील देशों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की नई विशेषताओं का अमेरिकी विद्वानों और प्रशासकों के सामने खुलासा। तीसरी दुनिया के नव स्वाधीन देशों का उदय जो कि वैज्ञानिक जांच के लिए अवसर पैदा करते हुए तीव्र सामाजिक आर्थिक विकास को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। सिक्स पॉइंट है, नीति निर्देशक उत्प्रेरक अर्थात नीति निर्धारण और नीति को लागू करने और उन्हें प्रभावी बनाने के लिए व्यवहारिक ज्ञान को विकसित करना। सेवन पॉइंट है, प्रशासनिक संरचनाओं को प्रभावित करने वाले वैज्ञानिक, तकनीकी और वैचारिक विकास। 8 पॉइंट है, अमेरिकी विदेशी सहायता कार्यक्रमों राजनीतिक और आर्थिक को नए उभरते विकासशील देशों तक पहुंचाया जाना। 9 पॉइंट है, क्लासिकीय संरचनाओं उपागम की प्रतिक्रिया में लोक प्रशासन के अंतर्गत व्यवहार संबंधी उपागम का उदय होना। प्रवर्तित ट्रेड्स क्या थे? F.W. रिक्स ने लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन में 3 रुझानों पर गौर किया। कौन कौन से हैं 3 रुझान? फर्स्ट है, मानक अध्ययनों क्या होना चाहिए से संबंधित से अनुभाविक अध्ययनों क्या है से संबंधित है की और बदलाव। सेकंड पॉइंट है, भाव चित्र विषयक अध्ययनों एक राष्ट्र अध्ययन व्यक्तिवादी अध्ययनों की और बदलाव। थर्ड पॉइंट है, गैर परिवेशीय अध्ययनों जो प्रशासकीय परिघटनाओं की पृथक गतिविधियों के तौर पर जांच करते हैं से परिवेशीय अध्ययनों जो प्रशासकीय परिघटनाओं को इसके बाहरी परिवेश से संबंध की जांच करता है की और बदलाव। इस प्रकार फ्रेडरिक्स के अनुसार तुलनात्मक लोक प्रशासन है अनुभाविक अर्थात तथ्यात्मक और वैज्ञानिक। सेकंड पॉइंट है, विधि संबंधी अर्थात अमूर्त और सामान्यीकरणीय। और थर्ड पॉइंट है, परिवेशीय अर्थात व्यवस्थित और संकीर्ण। अवधारणात्मक उपागम। फेरल हेडी ने तुलनात्मक लोक प्रशासन के 4 अवधारणात्मक उपागमों की पहचान की है। सबसे पहला है संशोधित पारंपरिक विकास निर्देशित सामान्य व्यवस्था मॉडल निर्माण और मध्य श्रेणी सिद्धांत सूत्रीकरण। ये 4 है फेरल हेडी के वर्गीय सूत्र से थोड़ा हटते हुए हेडरसन ने तुलनात्मक लोक प्रशासन में अवधारणात्मक उपागमों को 3 वर्गों में निर्धारित किया है। नौकरशाही व्यवस्था उपागम, आगत निर्गत
व्यवस्था उपागम और संगठक उपागम। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन में विभिन्न उपागम मॉडलों निम्न प्रकार हैं: एल्फ्रेड डियामांड, रॉबर्ट फ्रेस्थस, फेरल हेडिंग, माइकल क्रॉजियर, मोरो बर्जर और आदि द्वारा अपनाया गया नौकरशाही व्यवस्था उपागम। इन्होंने किस मॉडल को अपनाया था? नौकरशाही व्यवस्था उपागम को अपनाया था। F.W. रिक्स द्वारा उनके संलयित प्रिज्मीय विवर्तित प्रारूप वर्गीय में, जॉन टी डॉसी द्वारा उनके सूचना ऊर्जा मॉडल में अपनाया गया व्यवस्था सामान्य व्यवस्था उपागम है। थर्ड पॉइंट है सामाजिक आर्थिक बदलाव में जोर देने वाले रिक्स, वीडनर व अन्य द्वारा अपनाया गया विकास प्रशासन मॉडल है। फोर्थ है तकनीक द्वारा अस्त व्यस्त होने से बचने के लिए विकासशील देशों में प्रशासकीय व्यवस्था की निर्माण को बढ़ाने के लिए मार्टिन लैंडाउ द्वारा समर्थित निर्णय निर्माण उपागम है। फिफ्थ पॉइंट है नौकरशाहों की 5 भिन्न श्रेणी आरोही, संरक्षक, जिलट, वकील और राजनीतिक वाला एंथनी हाउस मॉडल है। सिक्स्थ पॉइंट है टॉलकॉट पार्सस द्वारा समर्थित संरचनात्मक कार्य संबंधी मॉडल, जिसमें एक प्रदत्त के रूप में सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा और अपनी संरचनाओं और कार्यों के अर्थ में समाज शामिल है। प्यूलमियर, F.M. मार्क्स और ब्राउन चैपमैन द्वारा विकसित अन्य मॉडल जो पश्चिमी विकसित देशों में प्रशासकीय संगठन और लोक सेवाओं व्यवस्था के तुलनात्मक अध्ययन पर जोर देता है। तुलनात्मक लोक प्रशासन के उपयुक्त में सभी उपागमों में से नौकरशाही व्यवस्था उपागम, मैक्स वेबर का नौकरशाही मॉडल, सबसे प्रभावशाली और सबसे उपयोगी है। रमेश के अरोरा के शब्दों में मैक्स वेबर का नौकरशाही की आदर्श प्रकार की रचना तुलनात्मक प्रशासन के अध्ययन में एकमात्र सर्वाधिक प्रभावी अवधारणात्मक रूपरेखा रही है। दरअसल 1964 में ही डवाइट वाल्डो ने नौकरशाही मॉडल की उपयोगी, प्रेरक और उत्तेजक पाया। उनके अनुसार यह मॉडल एक विशाल ढांचे में अवस्थित है, इतिहास और संस्कृतियों को समेटता है, नौकरशाही को महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तनों से जोड़ता है। फिर भी ये अपना ध्यान नौकरशाही की मुख्य संरचनात्मक और कार्य संबंधी चारित्रिक विशेषताओं पर केंद्रित करता है। उन्होंने इस मॉडल को लोक प्रशासन का एक प्रतिमान माना है। नौकरशाही मॉडल क्या माना है? एक प्रतिमान। हरास, डिक्लाइंस। 1970 के दशक की शुरुआत में तुलनात्मक लोक प्रशासन का ह्रास देखा गया। 1971 में फोर्ड फाउंडेशन ने CAG को अपनी वित्तीय मदद बंद कर दी। 1975 में स्वयं CAG ही विघटित हो गया और एक नया संगठन सेक्शन ऑन इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन SICA का गठन करने के लिए वह अमेरिकी सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अंतर्राष्ट्रीय समिति में मिल गया। 5 साल तक अस्तित्व में रहने के बाद इसका जर्नल ऑफ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन 1974 से निकलना बंद हो गया। इसकी विरासत राजनीतिक विज्ञान और लोक प्रशासन के व्यापकतर क्षेत्र में समाहित हो गया। यानी ये राजनीतिक विज्ञान और लोक प्रशासन के अंदर ही समाहित हो गया। तुलनात्मक लोक प्रशासन की असफलता पर रॉबर्ट टी गुलम्बावस्की ने कहा, लोक प्रशासन को इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए कि तुलनात्मक लोक प्रशासन की असफलता का उत्तरदायित्व सारभूत रूप से इसके आरोपित असफलताओं के अनुभव का है।
सारभूत रूप से आत्म आरोपित असफलता के अनुभव का है। इसने एक अपर्याय लक्ष्य रखा, यानी व्यापक विचारधारा या मॉडल की, जिसके अर्थों में इसे स्वयं को परिभाषित करना था। तलाश का उसका शुरुआती और हावी लक्ष्य समान रूप से पीटर स्वेज ने, जो दी जर्नल ऑफ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन के संपादक रहे थे, जो 1969 से 1974 तक 5 वर्षों तक छपा, टिप्पणी की तुलनात्मक प्रशासन ने तो अपने किसी उदाहरण के साथ शुरू हुआ, न ही इसने कोई प्रतिमान पेश किया, कि जो तुलनात्मक प्रशासन था, ना ही इसका कोई उदाहरण हुआ और ना ही इसका कोई प्रतिमान, कोई कॉपी पेश हुई। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको शेयर मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके क्लिक कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।